हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस की यूट्यूब की एनसीईआरटी साइंस सीरीज के अंदर 8th क्लास के हम 13 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज 14 चैप्टर शुरू होगा हमारा, जिसका टाइटल है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। देखिए, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ चुके हैं कि कुछ जो सब्सटेंसेज हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं और कुछ नहीं होने देते। बहुत बेसिक सी चीज़ है, जो अपने अंदर से विद्युत धारा को पास होने देते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? कंडक्टर्स। ठीक है। और जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते उन्हें हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं सुचालक, हिंदी में सुचालक और कुचालक। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। द सब्सटेंसेज व्हिच अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम आर नोन एज conductors and the substances which do not allow the current to pass through them are known as insulators, conductors and insulators। तो ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे मेटल्स की हम बात करें, मोस्टली एल्यूमिनियम्स है, कॉपर है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं क्या करती हैं? अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती हैं। वहीं अगर हम एग्जाम्पल में देखें, रबर है जैसे, या वुड है, ये सब क्या है? अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते, तो इन्हें हम क्या कह देते हैं? कुचालक। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम देखें, क्या जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स यानी कि जो द्रव होते हैं, क्या वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं? सॉलिड की तो हमने बात कर ली, जैसे मेटल्स की बात हम कर रहे हैं, रबर की हम बात कर रहे हैं, वुड की हम बात कर रहे हैं। ये सब कैसे सब्सटेंसेस हैं? ये सॉलिड चीजें हैं। तो क्या लिक्विड चीजें भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करती हैं? क्या वो कंडक्टर हैं या वो इंसुलेटर हैं? तो जब हम अलग अलग सॉल्यूशंस के अंदर टेस्ट करते हैं, इनको अलग अलग लिक्विड्स के अंदर हम टेस्ट करते हैं, जैसे लेमन जूस का हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, या सिट्रिक एसिड का हम एग्जाम्पल लें, या पानी का हम एग्जाम्पल लें, तो इन सब में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो हमें अलग अलग इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम वाटर की बात करें, पानी की, तो पानी क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। क्यों करेगा? देखिए, जो नॉर्मल वाटर, जो टैप वाटर की हम बात करते हैं, उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे मिनरल्स मिले होते हैं। ठीक है, वो मिनरल्स क्या होते हैं? हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे भी होते हैं, और लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करनी होती है उसके लिए भी वो क्या करते हैं? उसे कंडक्टर बना देते हैं। ठीक है, तो प्योरिटीज की हम बात करें या इम्प्योरिटीज की बात करें तो वो एक अलग मैटर है कि हमारे लिए क्या चीजें फायदेमंद होगी, क्या नहीं होंगी। लेकिन जब हम वाटर के अंदर इन मिनरल्स की बात करते हैं तो दीज मिनरल्स अलाउ करंट टू पास थ्रू दी वाटर। क्यों? क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के अंदर। ठीक है, जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं उनके अंदर जो पानी की कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और यही आयंस जो होते हैं यही करंट को पास करते हैं। हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है, जो करंट की हम बात करें एक्चुअली वो है क्या? वो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो करंट है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर होता है ना, यानी कि जब आयंस बन जाते हैं तो ये आयंस ही क्या करते हैं? नेगेटिव आयन है ना, पॉजिटिव आयन। तो ये जब आयंस बन जाते हैं यही क्या करते हैं? करंट को पास करते हैं। तो जो टैप वाटर की अगर हम बात करें, उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो वाटर को आयनिक बना देते हैं। ठीक है, आयनीकृत कर देते हैं, यानी कि उसके अंदर आयंस बन जाते हैं। अब यही आयंस जो होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या करते हैं? करंट को पास करते हैं। क्लियर? और यही अगर हम आसुत जल, या आप जिसे डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर यानी कि आसुत जल, ठीक है, प्योर वाटर भी आप कह सकते हैं ना, जो बिल्कुल प्योर होता है वाटर, वो क्या होगा? वाटर के लिए करंट के लिए इंसुलेटर होगा। वो पानी जो है आसुत जल की जो हम बात करें, बिल्कुल प्योर वाटर जो लैब्स में हम यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंसुलेटर होगा, कुचालक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे। क्लियर? जब आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे होगी? जो आयंस की जरूरत है करंट को फ्लो के लिए, वो आयंस उसमें मिलेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से हम ये बहुत बार पूछा भी जा सकता है कि जो वाटर है, टैप वाटर या हम कहें डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर, इनमें से कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा कंडक्टर है? तो ये आपको पता होना चाहिए। जो टैप वाटर है वो इंसुलेटर। अगर पानी के अंदर अगर हम सॉल्ट मिला दें, ठीक है, नमक मिला दें, तो क्या होगा? नमक आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। किस में कन्वर्ट हो जाता है ये? Na+
Cl माइनस। तो ये क्या बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन गए ना। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनने के बाद क्या होगा, इसमें करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि जो सिंपल वाटर है या टैप वाटर है या पानी के अंदर जब हम नमक मिला दें या कोई ऐसा दूसरा सब्सटेंस हम उसके अंदर मिला दें जिससे वो आयनिक हो जाए, आयंस बन जाए उसके अंदर, तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अदरवाइज जो प्योर वाटर है, जो डिस्टिल्ड वाटर है, वो इंसुलेटर होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयंस अवेलेबल नहीं है। क्लियर? इतनी बात आई आपको समझ में? अब इसे और सिंपली अगर आप समझना चाहें तो जैसे हम कहते हैं आमतौर पर कई बार हमारी टैप्स में हम टच करते हैं, करंट आता है ना। हमें कहा जाता है कि जो गीले हाथ हैं या बेयर फुट जो है हमें टच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसके थ्रू करंट हमारी बॉडी में जाता है और हमारी बॉडी भी क्या है, कंडक्टर ही है ना। तो हमारे थ्रू जो करंट है वो फ्लो हो जाता है। और जितने भी अप्लायंसेज हम यूज़ करते हैं उनके ऊपर रबर की कोटिंग लगी होती है, या जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, चाहे हम टेस्टर की बात करें, प्लायर की बात करें, इन सब पे क्या होती है, रबर की कोटिंग होती है ताकि हमें करंट से बचाया जा सके। तो ठीक है, ये आपको आया समझ में कि जो वाटर है वो किस तरीके से, किस कंडीशन में कंडक्टर होगा और किस कंडीशन में इंसुलेटर होगा। क्लियर? जो हमने लिक्विड्स की बात की है, ठीक है, लिक्विड्स क्या हो सकते हैं, ये कंडक्टर होंगे, सुचालक होंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ आयंस। आयंस के प्रेजेंस में क्या होंगे, ये कंडक्टर होंगे। लेकिन ये जो कंडक्टर हैं ये कैसे हैं, ये वीक है, ठीक है, कमजोर है। क्यों है कमजोर? क्योंकि क्या है, ये कमजोर किस वजह से होंगे, ये इस वजह से होंगे क्योंकि जो आयंस हैं जरूरी नहीं है कि उसके अंदर बहुत स्ट्रांग हो। जैसे अगर हम किसी लिक्विड के अंदर अगर हम बल्ब डाल दें तो क्या वो बल्ब ग्लो कर पाएगा? अगर हम सर्किट बना देते हैं, सर्किट आप जानते हैं इस तरीके से बनता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर अगर हम इस पे एक बल्ब लगा देते हैं और सॉल्यूशन के अंदर हमने इसको रखा है, तो क्या ये बल्ब ग्लो कर पाएगा? जरूरी नहीं है कि ये बल्ब ग्लो करे। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? तो वो हमने करंट के थ्रू पता लगा। लेकिन अगर बल्ब ग्लो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि ये क्या है, वीक है, कमजोर है, ये दुर्बल है, ठीक है, कमजोर या आप कह दें इसे दुर्बल। क्लियर? दुर्बल सुचालक आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि हम कंडक्टर कह रहे हैं। तो दुर्बल सुचालक होने के कारण जो बल्ब है हो सकता है ये ग्लो नहीं करे, ठीक है। जैसे हम सर्किट में पहचान ही ऐसे करते हैं ना, हम सर्किट में बल्ब लगा देते हैं और वो ग्लो करता है। लेकिन यहाँ पर अगर वो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसुलेटर हो जाएगा, वो सुचालक तो होगा लेकिन कैसा होगा, दुर्बल। क्लियर? इतना आपको आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर की बजाय जो हमारी बुक हमें सजेस्ट करती है वो ये कहती है कि हमें वीक और स्ट्रॉन्ग कंडक्टर के अंदर जो जितने भी सब्सटेंसेस उनको डिवाइड करना चाहिए। यानी कि कमजोर है कि दुर्बल है, सुचालक तो हो गया लेकिन वो दुर्बल है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं, हम अगला जो स्लाइड के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पर एलईडी। ठीक है, ये एलईडी बल्ब आपने देखा होगा, बहुत छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं, या हम लाइटिंग करते हैं या अपने मंदिरों में हम दिया जगाते हैं, या छोटी छोटी आप देखते हैं इंडिकेटर्स होते हैं, उन सब में इन लाइट्स का यूज किया जाता है जिन्हें हम क्या कह देते हैं, एलईडी, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। क्लियर? तो ये जो डायोड्स हैं, ये बल्ब होते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसे हम कहते हैं। ये क्या होगा, जो भी मैंने आपको बताया कि हम जो बल्ब को ग्लो करते हैं, जो हमारे वीक कंडक्टर्स हैं उनके अंदर अगर हम इन एलईडीज को लगा दें तो भी ये ग्लो कर जाते हैं। यानी कि इनके बहुत कम करंट होने पर भी ये बल्ब क्या कर सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, एलईडी, यानी कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब इस इमेज में आपको नजर आ रहा है, देखिए ये दो हमें डायोड्स नजर आ रहे हैं। अब इनमें से एक जो स्ट्रिंग नजर आ रही है वो हमें लंबी नजर आ रही है और एक जो है वो हमें छोटी नजर आ रही है। अब ये जो लंबी और छोटी जो हमें टर्मिनल्स नजर आ रहे हैं, तो जो लंबे वाला टर्मिनल है इसको हम किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव से। क्लियर?
और जो छोटे वाला है इसको हम किससे जोड़ेंगे, नेगेटिव से। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं एक जो टर्मिनल होगा पॉजिटिव से जुड़ेगा, एक नेगेटिव से जुड़ेगा, तभी तो सर्किट पूरा होगा। तो लंबे और छोटे में हमें कैसे पता लगेगा, यहाँ तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो ये हमें बताया जाता है कि जो लंबे वाला टर्मिनल है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, और जो नेगेटिव छोटे वाला है उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। क्लियर? तो ये आपको एलईडी की इमेज यहाँ पर दिखाई गई। देखिए यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है, एक लंबा है और एक छोटा है, ठीक है। जो छोटे वाला उसको हमें किससे जोड़ना है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और जो बड़े वाला है उसे हमें किससे जोड़ना है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। क्लियर? इतना आया आपको समझ में? तो चलिए, तो ये हो गया हमारा विद्युत धारा का प्रभाव। तो अब तक हम इलेक्ट्रिसिटी के अलग अलग प्रभावों के बारे में हमने पढ़ा। जैसे हम मैग्नेट के बारे में भी पढ़ते हैं। आपने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, जैसे हम एक सर्किट बना लें, ठीक है, ये हमारा सर्किट अगर हम बना लें और यहाँ पर अगर हम एक नेल लगा देते हैं, कील लगा देते हैं, और इस पर हमने क्या किया है, वायर जो है लपेट दिया है। आपको ध्यान होगा पिछली वाली क्लास में जो है हम पढ़ चुके हैं ये। तो जब हम इसमें करंट पास करेंगे, जब सर्किट पूरा हो जाएगा और करंट पास करेंगे, तो ये नेल थोड़ी देर में किस तरीके से बिहेव करेगी, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, चुंबक की तरह बिहेव करेगी। लेकिन ये कैसे होगी, टेम्परेरी, ठीक है, कैसी होगी ये, टेम्परेरी मैग्नेट होगी। जैसे ही करंट को हम बंद कर देंगे, करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, ये वापस एक सिंपल नेल की तरह ही बिहेव करेगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो हम जानते हैं, है ना। एक और इफेक्ट हम जानते हैं, हीटिंग, जैसा भी हमने बल्ब का पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट। ये क्या होता है, जैसे करंट जैसे ही पास होता है तो हीट के कारण जो वो बल्ब के अंदर के जो वायर्स हैं, जो नाइक्रोम वायर होता है, वो गर्म हो जाता है, तृप्त हो जाता है, और इसकी वजह से वो ग्लो करता है, जिसकी वजह से बल्ब में रोशनी होती है। तो उसे हम क्या कह देते हैं, हीटिंग इफेक्ट। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट और ये हीटिंग इफेक्ट। इसी तरीके से जो हमारा चैप्टर की हेडिंग है वो क्या है, केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट, यानी कि आज हम केमिकल इफेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, थोड़ी सी डिटेल में। क्या है ये, यानी कि रासायनिक प्रभाव। जब भी करंट पास किया जाता है किसी सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड के अंदर, तो उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है। जैसा भी मैंने आपको बताया कि आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो वो आयंस क्या करते हैं, जो पानी होगा या जो भी सॉल्यूशन, जो भी चीज का सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, उसमें क्या होगी, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी। उस रिएक्शन के कारण जो इफेक्ट आता है उसी को हम क्या कह देते हैं, केमिकल इफेक्ट, यानी कि रासायनिक प्रभाव। अब ये जो रासायनिक प्रभाव है ये किसने बताया, सबसे पहले 1800 के अंदर जो विलियम निकोलस नाम के एक साइंटिस्ट थे, विलियम निकोलस नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि जब पानी के अंदर जो सिंपल वाटर होता है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं, इलेक्ट्रोड यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की मैं बात कर रही हूँ, जब इलेक्ट्रोड्स डूबे हुए होते हैं तो इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बुलबुले उठते हैं, बबल्स निकलते हैं, और जो हाइड्रोजन है वो नेगेटिव टर्मिनल पे चली जाती है और जो ऑक्सीजन है वो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये क्या कर रही हैं, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग टर्मिनल्स पर जा रही है, यानी कि एक पॉजिटिव पर और एक नेगेटिव पर। क्योंकि हम जानते हैं जो पॉजिटिव होगा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ, और जो नेगेटिव है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर चले जाते हैं और जो नेगेटिव आयंस होंगे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर चले जाएंगे। तो यहीं से जो हमें केमिकल इफेक्ट है उसका पता चला कि जो भी रसायन हम यूज करते हैं, किसी का सॉल्यूशन हम यूज करते हैं, जब उसके अंदर करंट पास किया जाता है तो वो आयंस बन जाते हैं, और ये आयंस अलग अलग इलेक्ट्रोड पर अपनी नेचर के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को जब हम यूज करते हैं, इसी चीज को जब हम अपने इंडस्ट्रियल यूज में हम ले लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि विद्युत लेपन, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हिंदी में आप इसे कहते हैं विद्युत लेपन। अगर प्रॉपर डेफिनेशन हम पढ़ें तो क्या होगा, किसी भी
किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जब हमें कोई रिक्वायर्ड मटेरियल अपनी इच्छा के अनुसार कोई दूसरा मेटल हमें उसके ऊपर कोटिंग करनी होती है, तो हम उसके सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पास होने के कारण जो आयंस हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस बन जाते हैं, और ये आयंस जो टर्मिनल्स पर अलग अलग चले जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं। इससे हमें जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उसकी कोटिंग हमें दूसरे मेटल के ऊपर मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा, हम अपने जो हम व्हीकल्स हम लेकर के आते हैं या अपने घरों में हम बर्तन लेकर के आते हैं, शुरुआत में बड़े शाइनिंग होती है उनके अंदर, तो ये जो शाइनिंग है ये क्या होती है, उसके ऊपर कोटिंग की होती है एक दूसरे मेटल की, रिक्वायर्ड मेटल की, ठीक है। जैसे हम अलमीराज की बात करें, आयरन होता है, अगर हम सिर्फ आयरन को यूज करें तो क्या होगा, उस पर जंग लग जाएगी, है ना, रस्टिंग हो जाएगी, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है। उसी कोटिंग को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। यानी कि जो रिक्वायर्ड मेटल, कोई भी रिक्वायर्ड मेटल अगर हमें किसी दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाना हो तो हम उसके अंदर विद्युत धारा का यूज करते हैं, और उसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि विद्युत लेपन। तो यहाँ आपको डायग्राम के थ्रू मैं समझाना चाहूंगी। देखिए, ये एक हमने फ्लास्क लिया, फ्लास्क के अंदर हमें क्या नजर आ रही है, यहाँ पर ये दो कॉपर प्लेट्स हमें नजर आ रही है, ठीक है। ये एक 1 एंड दिस 1 2, ठीक है, ये कॉपर प्लेट्स है। और ये जो सॉल्यूशन हमने लिया हुआ ये कौन सा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, क्लियर। अब ये क्या किया हुआ है, देखो हमने इसको सर्किट से कनेक्ट किया हुआ है, सर्किट हमारा पूरा नजर आ रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो क्या होगा, तो इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में CuSO4 हम जानते हैं, इसमें से कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फेट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपर कौन सा होगा, पॉजिटिव, और सल्फेट SO4 कैसा होगा, नेगेटिव। तो SO4 नेगेटिव किस पर चला जाएगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर और ये क्या गया, नेगेटिव, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन में से जितना भी कॉपर होगा वो निकलकर कहां चला जाएगा, सेकंड नंबर प्लेट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि कॉपर कैसा होगा, Cu+, क्या होता है, Cu+ और SO4-, यही तो होता है कॉपर सल्फेट, है ना। तो कॉपर कैसा है, इसमें पॉजिटिव है, Cu+, ठीक है, थोड़ा क्लियर आपके लिए लिख दिया है। कॉपर और सल्फेट, सल्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव आयन के अंदर, और कॉपर किस में आ गया, प्लस आयन के अंदर, ठीक है। तो प्लस कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल पर। तो जितना भी कॉपर यहाँ से इस सॉल्यूशन से निकलेगा वो सारा इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होता चला जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यानी कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें से कॉपर सारा खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हमें और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो कहाँ से आएगा, ये जो दूसरी प्लेट है ये क्या करती है, ये अपने अंदर से कॉपर जो है वो रिलीज करती रहती है, और यही कॉपर यहाँ से निकलकर इस सॉल्यूशन के अंदर बनता चला जाता है, और सल्फेट यहीं पर हो गया, तो सल्फेट, कॉपर सल्फेट जो है वापस से इसमें सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होता रहता है। यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट हमें है उसके अकॉर्डिंग कॉपर की जो कोटिंग है वो हम इस वाली प्लेट के ऊपर कर लेते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी कि जो भी इच्छित धातु है, रिक्वायर्ड मेटल है, अगर हमें वो किसी और मेटल के ऊपर उसकी कोटिंग करनी है तो हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके उसको आयन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, और वो आयंस जो है टर्मिनल पर अपने नेचर के अकॉर्डिंग डिपॉजिट होते चले जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको मैंने स्पून के थ्रू दिखाया गया है, ये मेटालिक स्पून है, यहाँ पर हमने फिर से CuSO4 का सॉल्यूशन लिया हुआ है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और ये हमारी कॉपर प्लेट है। ये सर्किट हमारा बना हुआ है, ये की हो गई और ये बैटरी हो गई, ठीक है। की के अंदर डॉट है यानी कि सर्किट ऑन है, ये आपको ध्यान होगा। तो अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन में से जो कॉपर है वो निकलना शुरू हो जाएगा, और कॉपर कहाँ चला जाएगा, देखिए कहाँ जाएगा, कॉपर प्लस होता है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, स्पून का, ठीक है। तो कॉपर इसमें से निकलकर, इस सॉल्यूशन में से निकलकर कहाँ डिपॉजिट होता जाएगा, इस स्पून के ऊपर, ठीक है। इस स्पून के ऊपर जो है ये कॉपर जो है वो डिपॉजिट होता चला जाएगा। तो इस सॉल्यूशन में से जितना भी कॉपर है वो निकलकर इस स्पून में डिपॉजिट हो जाएगा, तो स्पून के ऊपर क्या आ जाएगी, कॉपर की कोटिंग आ जाएगी, ठीक है। अब अगर इस सॉल्यूशन में कॉपर कम पड़ गया तो वो कॉपर कहाँ से आएगा, कॉपर की रिक्वायरमेंट जो है इस सॉल्यूशन के अंदर कहाँ से पूरी होगी, इसको जिस सॉल्यूशन को सप्लाई होगी इस वाली प्लेट से, ठीक है। ये जो दूसरी प्लेट लगाई है हमने उसी मेटल की लगाई है, तो ये जो कॉपर होगा यहाँ से रिलीज होकर इस सॉल्यूशन में मिक्स होता रहेगा, और इस सॉल्यूशन से जो कॉपर है ये कहाँ चला जाएगा, इस स्पून पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो इतने भी रिक्वायर्ड मेटल्स हैं हम उनके ऊपर अपनी इच्छा के अनुसार कोटिंग कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि विद्युत लेपन। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
तो जैसे अगर हम क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम बहुत शाइनी होता है, तो जैसे मैंने अभी आपको साइक्लिंग का एग्जांपल दिया, मेटल है लेकिन अगर हम सीधा इसी को यूज करें तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसकी कोटिंग कर दी जाती है ताकि शाइनिंग आए। जैसे हमारे घर में कंटेनर्स होते हैं, अब उन कंटेनर्स के अंदर हम जो जितने भी फूड आइटम्स उनको स्टोर करके रखते हैं, लेकिन अगर सीधा ही हम अगर आयरन के वो कंटेनर्स बना देंगे तो जो फूड मटेरियल है वो क्या करेगा, उस आयरन से रिएक्शन कर सकता है, जिससे फूड स्पॉइल हो सकता है, वो आयरन रस्टिंग भी हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एल्यूमिनियम की या अलग अलग चीजों की, जिंक की उसकी कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पर हम अलग अलग तरीके से कोटिंग करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। हम देखते हैं शुरू से, हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हाँ जी, ये था हमारा चैप्टर। रिवीजन के लिए हम देख लेते हैं। हमने पढ़ा है कि कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। कंडक्टर वो जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं, और इंसुलेटर्स वो जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। तो अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो जितने लिक्विड्स हैं वो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं, लेकिन कुछ उनमें से वीक होते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं, जिनमें आयंस। अब लिक्विड क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। यहीं पर अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर क्या होता है, जो सीधा टैप वाटर है वो क्या कहलाएगा, वो उसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। मिनरल्स प्रेजेंट होने के कारण उसके अंदर आयंस बन जाएंगे, और आयन से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो वाटर है उसके अंदर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जो वाटर है अगर उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे, जो टैप वाटर है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। लेकिन वहीं अगर हम आसुत जल या डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो वो इंसुलेटर होगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर आयंस जो है प्रेजेंट नहीं होते। तो इस तरीके से जितने भी लिक्विड्स हैं हम उनको वीक और स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दुर्बल और स्ट्रॉन्ग जो है कंडक्टर्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद हमने एलईडी के बारे में पढ़ा, जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड होते हैं, कि ये ऐसी एलईडीज होती हैं जो सॉल्यूशन वीक होने के बाद भी, वीक कंडक्टर होने के बाद भी वो ग्लो कर जाती हैं। इसमें हम देखते हैं कि दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक लंबा है और एक छोटा है। जो लंबे वाला टर्मिनल है उसको हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, और जो छोटे वाला टर्मिनल है उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। ये हमें जो बताता है आगे की, अगर हम बात करें कि 1800 के अंदर जो विलियम निकोलस नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि जब वाटर के अंदर इलेक्ट्रोड्स डूबे हुए रहते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बबल्स निकलते हैं, और ये बबल्स जो हैं अपनी नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग टर्मिनल्स पर जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं। यानी कि जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव टर्मिनल पर जाएंगे, और जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव पर चले जाएंगे। तो यहीं से हमें जो इलेक्ट्रिसिटी के केमिकल इफेक्ट के बारे में पता चला। जैसे कि हम मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, इसी तरीके से ये जो केमिकल इफेक्ट है ये भी जो है हमारे बहुत काम आता है। और ये जो प्रोसेस है उसे हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी कि जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है, अगर हमें किसी मेटल के ऊपर उसको, जो भी रिक्वायर्ड मेटल अगर होता है, अगर हमें किसी दूसरे मेटल की कोटिंग अगर उसके ऊपर करनी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, रस्टिंग से, कोरोजन से बचाने के लिए, तो हम इसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि विद्युत लेपन मेथड का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें और आप बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो, ताकि आगे के वीडियोस के लिए हमें और मोटिवेशन मिले। थैंक यू।